नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज हम बैठे हैं 12th क्लास के बच्चों के साथ में और कल इनका ज्योग्राफी का पेपर है। तो हम बात करेंगे इनसे कि जो इनकी ज्योग्राफी की तैयारी है वो कैसी चल रही है और इन्होंने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, जो चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं वो करी है या नहीं करी है, या फिर अभी भी कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है सिलेबस। तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो आप बताएं मुझे कि कल आपका ज्योग्राफी का पेपर है, आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक है सर। तैयारी ठीक है। ठीक है सर। तैयारी कैसी भी हो, पूरे साल पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ये ज़रूरी ठीक है। है। अगर आप एनसीईआरटी कंटिन्यू पढ़ रहे हो, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं कोई भी आने प्रॉब्लम वाली नहीं, है। और इसमें थोड़ा सा मैप का रहता है और डाटा हाँ, रहता है। ज्योग्राफी है तो इसमें जैसे कि डाटा। आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना है, हाँ। क्लाइमेट का देखना है, हाँ। तो डेटा वगैरह है वो हाँ। पूरे एग्जैक्ट याद होने होने चाहिए, चाहिए सर। जो कि आपको याद होंगे। हाँ सर, थोड़ा बहुत है सर उसमें। अभी आज फिर से शाम को सर क्लासेस लेंगे, तो क्योंकि सर वैसे जियो सर हमने। आपकी डेली क्लास ले रहे होंगे। हाँ हाँ सर। उसमें सर हमने पुराना डाटा याद किया था, तो बट नई सेंसस हो गई है, तो कल के पेपर में क्या पता वो भी आ जाए। देखो अभी है ना, सेंसस आप जब न्यू डाटा की बात कर रहे हो, सेंसस की बात कर रहे हो, तो ऑफिशियली हमारे पास में सेंसस का कोई भी डेटा नहीं आया है। अगर एग्जाम पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पुराने डेटा के अकॉर्डिंग ही आंसर दें। अगर न्यू डेटा को मान के चलेंगे तो शायद वो क्वेश्चन डिलीट होने की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सीबीएसई भी ऐसा विवादित क्वेश्चन नहीं पूछेगी जिसमें अभी का डेटा हो वो, क्योंकि अभी का जो डेटा है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। यस सर। ठीक है, तो आप पुराना डेटा याद करें और उसी को पेपर में लिखें। सर और सीबीएसई काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सोचती है, उसी के हिसाब से वो हाँ, पेपर तो बनाती है। सीबीएसई एक भारत की सबसे बड़ी संस्था है, हाँ सर। बोर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी जो सिली मिस्टेक है वो पेपर में करेगी। तो सर फिर भी याद कर लेते हैं, बाद में लिखना तो पुराना ही है, ऑफिशियली तो अभी तो डाटा नहीं आपका है। 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर का पेपर, 30 70 नंबर का का सर। प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल का और 70 नंबर का पेपर है थ्योरी का आपका। थ्योरी का तो इसमें मुझे लगता है 16 मार्क्स के जो नहीं, हैं 17 के एमसीक्यू में सर। 17 के 17 मार्क्स के एमसीक्यूज है, 3 नंबर के 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। केस बेस्ड स्टडी भी आते हैं। यस सर आते हैं 6 नंबर के। 10 नंबर का मैप 10 नंबर का मैथ। 5 में पाँच वर्ल्ड नंबर का वाले मैप 5 और क्वेश्चन। 5 इंडिया का मैप आता है। इंडिया का मैथ। इंडिया का तो मुझे नहीं लगता आप मैप में गलती करोगे, क्योंकि जियो सर हैं, उनसे भी मैंने मैप बहुत बार सीखा है। तो मैं तो मैथ का स्टूडेंट होते हुए भी मैं बहुत अच्छी तरीके से सीख चुका हूँ। तो आप तो शुरू से उनके पास में पढ़े हो, तो मैप आपका गलत नहीं होना चाहिए। नहीं है सर, ऐसी उम्मीद तो है यही मुझे करते आपसे। यही है हैं कि सर। नहीं होना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला सब कुछ ठीक ही करेगा, ऊपर वाला कोई सब कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगा। आएगी। अब देखो, आपको करना क्या है, पेपर की मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, तो उसको फॉलो करना है आपको। सबसे पहले जाके अपना जो नोटबुक मिलती है आपको, उसमें अपना रोल नंबर डिटेल्स भरनी है। डिटेल भरने के बाद में आपको जैसे ही पेपर मिला, पहले पेपर को थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लिया आपने कि आपको कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किस में डाउट है। डाउट वालों को बाद में रखें, जो पहले आ रहा है सबसे पहले उसको करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनका नंबरिंग करके आपको जो करेक्ट आता है उसको तो फिल कर दें, और बाकी जो नहीं आते हैं blank छोड़ उनको दो। ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद में जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको क्या करना है, उनको लिखना है। जो मतलब कंप्लीटली आते हैं, डाउट वाले नहीं लिखने हैं, अभी जो कंप्लीटली आते हैं उनको लिखना है। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि हाँ हमारा 60, 70, 80% पेपर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में देखें कि कौन सा डाउट वाला क्वेश्चन है। डाउट वाला क्वेश्चन है तो कोशिश करें उससे रिलेटेड लिखने की, हाँ कि मतलब जैसे कि आपसे क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है क्लाइमेट से रिलेटेड होती है, किस किस के जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि तिवारता हो गया, कोपेन हो गया, ये शायद आपके चलते हैं, तिवारता कोपेन नहीं सर, नहीं चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से जो आपके पहाड़ों पे कैसी एग्रीकल्चर होती है, या फिर मतलब कौन कौन सी क्लाइमेट है, या सोयल टाइप हाँ ऑफ सर, सोयल टाइप्स ऑफ सॉइल। पूछते हैं ना, तो कौन कौन सी सोयल होती है, तो उनके बारे में आपको लिखना है। मतलब रिलेटेड जो क्वेश्चन की क्या डिमांड है, एक्चुअल जो डिमांड है ना वो लिखना है। फालतू की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं लिखनी है। अगर आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप रिलेटेड टू क्वेश्चंस लिखते हैं, तो गारंटी के साथ कहता हूँ सीबीएसई 2 से 3 मार्क्स के बीच में आपको दे देगी। हाँ सर, उस तरह टेम्पटेशन फुल रहनी हाँ, चाहिए हमेशा। अटेम्पटेशन
देखो, पहली बात मैं एक ही बोलूँगा कि आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए। भले आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ आपने पूरे साल पढ़ाई की, तो ये तो होगा ही नहीं कि ये पहली बार देख रहे हैं। लगेगा तो सही कि कुछ ना कुछ लिखना है, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ लिखना है, लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ देना है। यस सर। और ऑब्जेक्टिव की बात करें हम, तो अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट लगता है, तो जैसे कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया आपने कि हाँ, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, और 2 ऑप्शन में डाउट लगता है, तो दोनों ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता ये है, भी हो सकता तो आपको करना क्या है, दोनों ऑप्शन ही लिख के आना है। गारंटी कहता हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको दोनों में अगर एक सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। बात समझ में आ गई सब? प्रेजेंटेशन फुल रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख के आना है रिलेटेड उससे वो लिख उस के आना है। टॉपिक से, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा। और बात रही ऑब्जेक्टिव, ऐसी कोशिश करना कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव 17 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं उनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों से कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे सही हैं तो आपके जो आउट ऑफ 70 मार्क्स का पेपर है उसमें से 70 में से 70 आने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही है तो डिस्क्रिप्टिव में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हमारे पास में ऑब्जेक्टिव में ही नंबर कट जाते हैं तो फिर उसमें 1 नंबर है, अगर ए लिख दिया, बी आंसर है, तो वो तो आंसर गलत है, तो गलत है ही सही। गलत अगर आप वहाँ पीछे हो गए और बच्चों से तो फिर लास्ट तक पीछे होते चले जाते हैं। तो एक बार और कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका करने का मतलब स्पेशल ध्यान रखें, वो गलत नहीं होने चाहिए। यस सर। और कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से। वैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर, बस यही सर, जैसे थोड़ा आपने दीप सर बता ने दिया। बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया होगा हाँ पेपर सर। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या पढ़नी है। हाँ सर, वो तो ठीक उन्हें है, तो बता उन्हें। उन्होंने बता दिया होगा आपको। हाँ सर। तो अगर आपकी कोई कुछ पूछना हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप सर आपने बता दिया कि पेपर कैसे करना है, क्या करना है। सबसे बड़ी बात सर वो ये थी, कुछ स्ट्रेटजी आपको मेंटेन रणनीति सर। करनी है। 3 घंटे में आपका पूरा हाँ अटेम्प्ट सर। होना चाहिए। नहीं, कल तो सर वैसे भी 3 घंटे इस पेपर के लिए, क्योंकि सर हमने लिखना ही टोटल 27 नंबर का है। 27 नंबर का लिखना है हमने कल टोटल, क्योंकि उसमें 33 नंबर का तो हमारा, मानो सर मैप 10 नंबर के, उसमें कितना टाइम लगेगा। 17 MCQs आ गए, 6 सोर्स बेस्ड आ गए। 27 नंबर का हमने टोटल उसमें 37 नंबर का लिखना है और 37 नंबर का लिखना है 27 और नंबर का है 33 नंबर का है ये मैप और MCQs, मैप ये MCQ वगैरह। तो कल तो टाइम उतना नहीं लगना है पेपर में, बट स्टिल हमें अटेम्प्टेशन फुल रहनी चाहिए। वो आपने बता दिया कि कैसे क्या करना है, ये बात सही कही आपने सर। एक्चुअल जो डिमांड होती है क्वेश्चन की वो हमें लिखनी होती है सबसे पहले। वो बाकी फिर एंड पे हम क्या ऐड करें क्या नहीं करें वो मैटर नहीं करता है। जो स्टार्टिंग में है हमें वही लिखना है, जो हमसे वो क्वेश्चन मांग रहा है, वो जो आंसर मांग रहा फालतू की बातें आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपको सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं थैंक यू सर। एग्ज़ाम के लिए। और मैं मेरे जितने भी यूट्यूबर्स साथी हैं, जो हमारे यूट्यूबर फैमिली हैं, उनसे भी बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए आप दुआएं करें, उनको ऑल द बेस्ट बोलें, क्योंकि कल इनका पेपर है। तो आगे भी हम मिलते रहेंगे, जैसे जैसे इनका पेपर होते रहेंगे तो हम एग्ज़ाम रिव्यू भी लेते रहेंगे इनसे। कल जैसे इनका एग्ज़ाम होगा तो ज्योग्राफी का रिव्यू आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।